हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और अभी हम टॉप 120 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसके बाद और सीरीज आएंगी इसकी कम से कम 1000 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स से कराए जाएंगे। तो आप शुरू से लेके अंत तक पढ़े रहें। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो हमने 30 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 31 क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच प्ले इज कंसिडर द रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ एंग्री यंग मूवमेंट। तो कौन सा वर्क है जो यंग मूवमेंट से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक बैक इन एंगर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है यंग मैन मूवमेंट को, जो 1950 में आया था। और ये किसने लिखा है? ये किसका प्ले है? ये है जॉन ऑब्जर्न का प्ले है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटागोनिस्ट इज। तो ये क्या दिखाता है? ये आपको क्या दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द कैरेक्टर्स और फोर्स अपोजिंग द प्रोटेगनिस्ट। जो हीरो होता है, प्रोटेगनिस्ट होता है, उसका उल्टा होता है, उसका विलन होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को ही विलन कहते हैं, जो अपोजिंग होता है किसके? एंटागोनिस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटाक्लासिस इज। एंटाक्लासिस क्या होता है? ये भी टर्म है। एंटाक्लासिस क्या होती है और क्या दिखाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपीटिशन ऑफ वर्ड डिफरेंट सेंस। एक सेंस को कई तरीके से प्रयोग करके दिखाया जाता है, वो आपका क्या होता है? एंटाक्लासिस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंटाक्लासिस इज रिटोरिकल डिवाइस है। ये रखेंगे, ये रिटोरिकल डिवाइस है। तो फ्रेज और वर्ड को रिपीटेडली करता है अलग अलग तरीके से। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। जो ऑथोलो की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बोलता है तो पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट। एक लाइट का मतलब क्या है कि उसने जो डेस्टिमोना की लाइफ है उसको छीन लिया है। और एक लाइट क्या है? एक लाइट क्या है आपका? जैसे कि उसकी लाइट को बुझा दूं। तो इसमें दो मीनिंग निकलते हैं, एक अर्थ के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एंटाक्लासिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट फ्रॉम ओथेलो। तो ओथेलो से ली गई है ये। एक काय का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है एंटाक्लासिस का। इसमें जो लाइट है, पहली लाइट जो है, इसका मतलब है कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देना, कैंडल को बुझा देना। और दूसरी लाइट जो है, इसका मतलब है डेस्टिमोनास की लाइफ को छीन लेना, द एंड ऑफ डेस्टिमोनास लाइफ, क्योंकि उसने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी, अपनी वाइफ डेस्टिमोना की। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट का एग्जाम्पल है, एंटाक्लासिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 35 एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मीन्स। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन एंटाइटीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का फ्रेज होती है जो क्या करती है? ह्यूमन के ट्रेट्स करती है। इमोशंस, इंटेंशन, नॉन ह्यूमन एंटाइटीज उनके साथ खेलती है, ये उनके साथ करा जाता है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे गॉड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? ये किस प्रकार के मानव के अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 विच बुक डज नॉट यूज एंथ्रोपोमोर्फिज्म। तो इसकी कौन सी बुक का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है इस टर्म का? तो वो कौन सी बुक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड।
डेविड कॉपरफील्ड में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सभी में है। एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, जंगल बुक, द एडवेंचर्स ऑफ प्राइसियो, तो ये सभी में है लेकिन इसमें नहीं किया गया है डेविड कॉपरफील्ड में। क्वेश्चन नंबर 37, एंटी क्लाइमेक्स और बथोज ये क्या होते हैं? एंटी क्लाइमेक्स और बथोज के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ सडन डिसेंट फ्रॉम इम्पोर्टेंट ट्राइबल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो द रेप ऑफ द लॉक है, जो अलेक्जेंडर पॉप है, इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया है। हियर ताउ आर्ट अन्ना हु थ्री रियलिम्स ओवे डस्ट दो समटाइम काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी, ये अलेक्जेंडर पॉप ने इसका अच्छे से प्रयोग किया है पथोज और एंटी क्लाइमेक्स का। इसमें एग्जाम्पल दिया है द लाइन्स फ्रॉम पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक टोस्ट समटाइम्स काउंसिल लेक टेक एंड समटाइम्स टी। एग्जाम्पल काय का है? ये आपका एंटी क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। ऐसे पेपर में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो पूछ लेता है कि ये काय का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 39, एन एंटी हीरो इज प्रोटैगनिस्ट हु इज, तो एंटी हीरो 39 कह रहा है जो एंटी हीरो होता है वो क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? टीम्ड, इनडिसिसिव और फ्लाउड होता है। वो क्या होता है? डरपोक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंटी हीरो जो होता है वो एक प्रकार का डरपोक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, टी.एस. एलियट, जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, एक आय का एग्जाम्पल है। इसमें जो एग्जाम्पल है आपका एंटी हीरो का एग्जाम्पल है। और ये वाला जो पेपर हुआ था एलटी का, उसमें ये पूछा भी गया था जो टी.एस. एलियट की जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज ए क्लासिकल, पूछा जाता है ये क्या है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, ध्यान रखेंगे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। तो ये पेपर में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंटी हीरो क्या होता है? ये प्रोटैगनिस्ट होता है प्रकार का। जो एंटी हीरो होता है वो क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो के अपोजिट होता है, एक प्रकार का विलन जैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41, एंटीस्ट्रोफी इज ए ग्रीक ड्रामा रेफर, जो एंटीस्ट्रोफी होती है वो किसको रेफर करती है? वो एंटीस्ट्रोफी ये क्या दिखाती है? तो दिखाती है रिटर्निंग मूवमेंट ऑफ द कोरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंटीस्ट्रोफी, द रिटर्निंग मूवमेंट ऑफ द कोरस होती है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एंटोनोमासिया इज, ये क्या होता है? एंटोनोमासिया एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का मेटोनोमी होता है। मेटोनोमी का ही दूसरा नाम होता है एंटोनोमासिया। ये सब्स्टिट्यूशन करता है ऑफ ए प्रॉपर नाम, नेम ऑफ फ्रेज और एपिटेट। ध्यान रखेंगे ये प्रकार का क्या होता है? ये मेटोनोमी का ही दूसरा नाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, मेटोनोमी को नहीं देता है, इसी का नाम दे देता है। क्वेश्चन नंबर 43, द बार्ड इज एन एंटोनोमेसिया फॉर, ये किसका लिया गया है? विलियम शेक्सपियर का। ध्यान रखेंगे ये द बार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? विलियम शेक्सपियर को। ये क्या है? एंटोनोमासिया का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। द डॉन, द बार्ड, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एन एप्रोहिज्म इज, ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या होता है? ये प्रकार की ब्रीफली कंसाइज स्टेटमेंट होता है, एक प्रकार की सूक्ति जैसे बोलते हैं, एक कहावत जैसे बोलते हैं, प्रोवर्ब जैसे बोलते हैं। ये क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए कंसाइज बिटी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, एक प्रकार का हिंदी में बोले तो प्रोवर्ब, कहावत या सूक्ति जिसे बोलते हैं, ये क्या होती है? प्रोवर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 45, एप्लोजिया मीन्स क्या होता है? तो ये भी अच्छी टर्म है। एप्लोजिया मीन्स क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अ फॉर्मल डिफेंस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ वंस एक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एपोलॉजिया का मतलब होता है जस्टिफाई करना, कि अपने एक्शन को जस्टिफाई करना, पक्ष में बोलना, अपने पक्ष में ही बात को बोलना। क्वेश्चन नंबर 46, एपोरिया इज, एपोरिया क्या होता है? अपोरिया एक प्रकार का लॉजिकल पैराडॉक्स होता है, जो क्या करता है, उसमें डाउट क्रिएट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल पैराडॉक्स क्रिएटिंग डाउट। ये क्या दिखाता है? एक रिटोरिकल डिवाइस होती है जो एक्सप्रेस करता है डाउट और फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स विद नो क्लियर आंसर। इसमें कोई भी आंसर क्लियर नहीं होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी or not to be, that is the question whether it's nobler in the mind of suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of the troubles। तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है हेमलेट, उसमें जो लाइन बोलता है, जो सोलोलिकी है एक प्रकार की, हेमलेट बोलता है, तो काय का एग्जाम्पल है? वो अपोरिया का एग्जाम्पल है। अपोरिया मतलब होता है एक प्रकार का लॉजिकल पैराडॉक्स होता है, जो जैसा कर रहा है वो वैसा नहीं करता है। टू बी और नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन, वो चाहता है कि जिंदा रहूं या मर जाऊं, उसमें कन्फ्यूजन है, उसमें कोई चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा है वो। नेक्स्ट है हेमलेट, टू बी और नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन, सोलोलिकी एग्जाम्पल ऑफ, एक आएगा एग्जाम्पल है अपोरिया का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि टू बी और नॉट टू बी ये क्या है? सोलोलिकी है। और कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है हेमलेट में। और ये क्या है? सोलोलिकी है। ये भी पूछ सकता है। आप कमेंट करके बताएं हेमलेट प्ले में कितनी सोलोलिकी है, टोटल कितनी सोलोलिकी है। क्वेश्चन नंबर 48, आर्किज्म इज रेफर टू। आर्किज्म का मतलब क्या होता है? आर्किज्म का मतलब होता है डेलिब्रेट यूज ऑफ ऑब्सोलीट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, मतलब जो चलन से बाहर हो जाना। ऐसे शब्द जो चलन से क्या हो चुके हैं? बाहर हो चुके हैं, वो अब चलन में नहीं है, वो क्या हो चुके हैं? ओल्ड फैशन हो चुके हैं, वो अब चलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन कह रहा है कि टू ताइन वन सेल्फ बी ट्रू इन एग्जाम्पल ऑफ, एक आएगा एग्जाम्पल है। अब ताइन है, आपने देखा होगा, ताइन है, ताऊ है, ताऊ है, ती है, आपने पढ़े होंगे। इनका मतलब होता है तेरा, तेरी, तेरे। ये शेक्सपियर यूज करते थे, लेकिन अब ये चलन में नहीं है। इनकी जगह क्या प्रयोग होता है? आपका यू होता है, सिंपल क्या होता है? यू होता है। इस बात का पता होना चाहिए। ताइन, ताऊ, ती, ये क्या है? ओल्ड फैशन वर्ड है, अब चलन से बाहर हो चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनाक्रोनिज्म, आर्किज्म। क्वेश्चन नंबर 50, आर्चीटाइप अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ये क्या ओरिजिनेट करता है? तो ये क्या दिखाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। एक प्रकार की आर्चीटाइप टर्म होती है जिसको कॉइन किया था कार्ल जंग ने, और ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऑफ मैनकाइंड। द फ्रेज कलेक्टिव अनकॉन्शियस रेफर टू एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय द रेस और कल्चर, जो किसको दिखाती है? किसी मानवता को दिखाती है, किसी संस्कृति को दिखाती है, जिसमें शामिल होता है लव, रिलीजन, डेथ, वर्थ, लाइफ, स्ट्रगल, सर्वाइवल, इसमें चीज शामिल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे फेरी मदर, फेरी मदर है तो उसमें सब चीज़ का शामिल होना होता है। क्वेश्चन नंबर 51, द फेरी मदर या फेरी फिगर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या का एग्जाम्पल है ये? और टाइप का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये तो क्वेश्चन में आ चुका है, ये 2013 वाली टीजीटी के पेपर में आया था, 2013 की टीजीटी वाले पेपर में आया था। एन असाइड इज इन ड्रामा, ड्रामा में असाइड का मतलब क्या होता है? तो असाइड का मतलब होता है वर्ड्स स्पोकन बाय करेक्टर डेट अदर्स ऑन स्टेज आर नॉट सपोज टू हियर। मतलब कोई करेक्टर जो होता है वो छुपकर ये बात को बोलता है, पर्दे के पीछे से वो बोलता है, और उस पर जो मौजूद होते हैं, जो और भी करेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, वह स्टेज पर मौजूद होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है यहाँ पर नहीं, ये आपका थिएटर है आपका,
ये थिएटर चल रहा है, ये पर्दा है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अपनी यहाँ आपके लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ जो कोई करेक्टर यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, और पीछे से कोई आदमी क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, आसार मतलब किनारे से वो बोल रहा है उसको। यहाँ और भी क्या करेक्टर मौजूद है, यहाँ और भी करेक्टर क्या है मौजूद है, लेकिन उसे लगता है कि जो करेक्टर है वो उसकी बात को नहीं सुनना है, वो केवल मैं ही सुन रहा हूँ, ये होता है आपका असाइड। सोलोलिकी क्या होती है, सोलोलिकी क्या होती है, कोई व्यक्ति जो स्टेज होती है, जो स्टेज होती है उस पर केवल अकेला करेक्टर होता है और कोई पीछे से नहीं बोलता है, जो करेक्टर होता है वो जोर जोर से अपनी बातों को बोलता है, इनर फीलिंग को बोलता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को बोलता है, लेकिन उसे लगता है कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन जब ऑडियंस होती है वो उसकी बात को सुनती होती है, क्योंकि अगर वो चुपचाप बोलेगा सोलोलिकी तो उसे कि लोगों को क्या पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है। जैसे टू बी और नॉट टू बी डेट इज द क्वेश्चन, ये सोलोलिकी है और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है हैमलेट, तो ऑडियंस जो होती है सुनती हैं, लेकिन स्टेज पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, वो अकेला होता है करेक्टर, ये अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2000 पेपर में 2013 वाले पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 53, असाइडेंटन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमिशन ऑफ कंजक्शन इन सीरीज। ये जो एग्जाम्पल है जिसमें एक सेंटेंस होता है उसमें कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो असेंटेटन है उसमें कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आई सा आई कैम आई सा आई कनकॉर्ड, एग्जाम्पल का है आपका असेंटेटन का एग्जाम्पल है। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा है सेडेंटन। सेडेंटन में क्या होता है, बहुत सारे कंजक्शन दिए होते हैं, जैसे ही ईट्स एंड स्लीप्स एंड ड्रिंक्स, तो ये क्या होता है कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, असेंडेंटल में कोई भी कंजक्शन नहीं दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 54, आई कैम आई सा आई कनकॉर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ, एक का एग्जाम्पल है असेंडेंट का एग्जाम्पल है, और इसमें क्या है ये आपका एंटी क्लाइमैक्स भी है, सॉरी ये क्लाइमैक्स भी है, एक क्लाइमैक्स का भी क्या है एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल देगा वो एक ही ऑप्शन देगा, दो दो देखिए फंसाएगा नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 55, इन लिटरेचर एटीट्यूड, जो एटीट्यूड होता है उसका मतलब क्या होता है, वो किसको शो करता है। जो एटीट्यूड होता है वो शो करता है द पर्सपेक्टिव और टोन एडोप्ट बाय द राइटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द जनरली एटीट्यूड इज बिहेवियर अ पर्सन एडोप्ट टुवर्ड द अदर पीपल। एटीट्यूड जो होता है वो दूसरे लोगों से क्या करता है, एडोप्ट करता है, सीखता है, वो चीज़ों को, कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई हैपनिंग हो सकती है, ऐसे एटीट्यूड कैन बी रेफर टू पर्सपेक्टिव और टोन ऑफ द राइटर एडोप्टेड सर्टन वर्क। किसी काम से क्या करता है वो सीखता है, वो चीज़ों को एडोप्ट करता है, वो उसका व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 56, एटमॉस्फेयर इज ए लिटरेरी वर्क इज क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड थ्रू, तो क्या दिखाती है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल्स ऑफ सेटिंग बैकग्राउंड एंड फ्रेश शेडोइंग, फोर शेडोइंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इसमें क्या होती है इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, मूड क्रिएटेड करता है वो थ्रू आउट द वर्क, थ्रू द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट को दिखाता है, कि किसी चीज़ का कि नाटक में क्या होने वाला है वो क्या दिखाता है, उसका एटमॉस्फेयर दिखाता है, उसकी सेटिंग क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फोरशैडोइंग क्या है, ये कौन दिखाता है, ये आपका दिखाता है आपका एटमॉस्फेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, द टर्म अगस्टन्स इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू द पीरियड। तो जो अगस्टन टर्म है ये कौन से पीरियड को शो करती है, ये किसको करती है, द रोमन एम्परर अगस्टस सीजर, ये किसको दिखाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रोमन एम्परर अगस्टस सीजर, जो कब की बात करता है 27 BC से लेकर AD 14 और AD 14 की बात करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, अगस्टस सीजर को सीजर करता है। ऑटोबायोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ऑटोबायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है, कब आई थी, कब कॉइन हुई थी, सबसे पहली बायोग्राफी किसकी है, सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पिछली बार बने थे TGT में।
एन ऑटोबायोग्राफी इज, तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक प्रकार की लाइफ या स्टोरी होती है जो खुद के द्वारा लिखी होती है, खुद के द्वारा लिखी होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, जो खुद के द्वारा लिखी होती है। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो पर्सनल अकाउंट होता है, अपना खुद का अकाउंट होता है, खुद का अकाउंट होता है, खुद के बारे में राइटर लिखता है। और जिसको सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम टेलर ने, जो 1797 में जो आई थी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, तब मंथली रिव्यू में आई थी इनकी। तो ध्यान रखेंगे कई प्रकार की ऑटोबायोग्राफी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक आएगा एग्जाम्पल है, ये आपका फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, अवंट-गार्डे रेफर टू, तो किसको, ये भी टर्म पेपर में आ चुकी है। अवंट-गार्डे क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनोवेटिव, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑफन रेडिकल न्यू आर्ट एंड लिटरेचर, किसी चीज़ को नई तरीके से प्रयोग करना, जो चीज़ नई नई आती है उसको प्रयोग करना ही क्या होता है? अवंट-गार्डे होता है। ये प्रकार की न्यू राइटिंग होती है, ये प्रकार की न्यू राइटिंग होती है जो किसी ग्रुप के द्वारा, ग्रुप के लोगों के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। वो कोई राइटर हो सकता है, कोई कंपोजर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई नई चीज़ को जो काम कर रहा है उसे अवंट-गार्डे के रूप में कहा जाता है लिटरेचर में। तो क्वेश्चन नंबर ये 60 है, आगे का हम कल पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप वीडियो को स्किप करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो को स्किप करें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, आप इसको जरूर देख लें। आपकी सेवा के लिए लाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, आपके लिए आप पढ़ेंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें, जिससे कि हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट ला सकें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।